तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का बेसिक डिफरेंस। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये है प्लांट सेल और ये रही एनिमल सेल। और ये जो इमेज है, ये इमेज या फिर ये डायग्राम मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी से ली है, बट डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको सारी बेसिक से एडवांस तक चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो हर एक सेल की एक डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। जब एनिमल सेल की बात करें तो फर्स्ट डिफाइनिंग बाउंड्री कौन सी है? दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है या फिर एक और नाम है दैट इज़ नोन एज बायो मेम्ब्रेन। अब बायो मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? अब पहले समझो कि प्लाज्मा का मतलब क्या होता है। प्लाज्मा मतलब होता है फ्लूइड, एक ऐसी चीज़ जो सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रख रही है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, गोल्गी, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है। वो ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो एक मेम्ब्रेन कर रही है, यानी कि ये फ्लूइड को होल्ड करने का काम कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सेल के अंदर के कंटेंट को होल्ड करने की कोशिश करने वाली मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, बायो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि बायो का मतलब क्या होता है। मेम्ब्रेन तो आपको पता है, बट बायो का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। इन शॉर्ट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे समझिए कि ये एक सेल है जो कि एनिमल सेल है और ये एक सेल है जो कि प्लांट सेल है। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। सेम प्लांट सेल की भी मेम्ब्रेन होती है, उसको भी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है। बट प्लांट सेल के पास एक और एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये एडिशनल लेयर को बोला जाता है सेल वॉल। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि एनिमल सेल के पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, तो कि प्लांट के पास दो मेम्ब्रेन्स होती है, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड सेल वॉल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये जो मेम्ब्रेन हो गई है, मेम्ब्रेन के बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो जितना भी मैंने अभी बताया है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म दोनों सेल के पास प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म वहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसको बोला जाता है एक फ्लूइड सब्सटेंस। अब ये फ्लूइड सब्सटेंस का काम क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस का काम होता है कि ये जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ये ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। प्लस जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, व्हाट डज इट मीन बाय सेलुलर एक्टिविटीज़? सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब होता है कि सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो, लिपिड सिंथेसिस हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो या एनी अदर एक्टिविटीज़ हो, सारी एक्टिविटीज़ अगर किसी के अंदर हो रही है तो वो किसके अंदर हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब चलो मैं सेग्रीगेशन करने जा रही हूँ साइटोप्लाज्म का। साइटो मतलब होता है सेल एंड प्लाज्म तो मैंने अभी बताया था आपको कि प्लाज्म मतलब क्या होता है? फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जो कहाँ प्रेजेंट हो? सेल के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हमने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म कहा है। साइटोप्लाज्म होने के बाद अब हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। आपको इतना आइडिया होगा कि हर एक सेल के पास एक ब्रेन होता है और उस ब्रेन को क्या बोला जाता है? उस ब्रेन को बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ब्रेन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। देखिए आप, यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जैसे हमारी बॉडी में हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के हमारे पास ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैसे ही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ अ हेड ऑफ द सेल? हेड ऑफ द सेल। या फिर क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये मैनेजर ऑफ द सेल, कि हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है? हेड ऑफ द सेल या फिर मैनेजर ऑफ द सेल। ठीक है, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब उसी जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर एक और मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है
वो आउटर मेम्ब्रेन पोरस फॉर्म की होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो पोर्स है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी देख सकते हो पोर्स प्रेजेंट है। अब ये पोर्स प्रेजेंट क्यों होते हैं और ये पोर्स का काम क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस के अंदर, जैसे आपके बॉडी में हेरिडेटरी मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल अब क्या होता है? हेरिडेटरी मटेरियल मतलब जैसे आपकी मम्मी से आपको आँखों का कलर मिला है, हेयर का टेक्सचर मिला है, स्किन कलर मिला है, आपकी हाइट मिली है, आपका नोज़ कैसा होगा, नोज़ का शेप कैसा होगा, हर एक जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपको कहाँ से मिला है? हेरिडेटरी मटेरियल से मिला है। ओके, सो हेरिडेटरी कैरेक्टर से मिला है। अब ये हेरिडेटरी कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हेरिडेटरी कैरेक्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है एक हेरिडेटरी कैरेक्टर, इसको बोला जाता है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो DNA है हर एक मटेरियल को कैरी करता है जो कि आपका फीचर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जितने भी मटेरियल है उन मटेरियल के साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम को बोला जाता है, देखिए आप छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर भी, ये राइबोसोम को बोला जाता है राइबोसोम। एक मिनट, हाँ आई थिंक ओके, तो ये राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या कंटेन कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने वाली चीज़ें कंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब आप देख पा रहे होंगे राइबोसोम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये प्लांट सेल हो और प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बताऊंगी तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस से ये राइबोसोम ये पोर्स के थ्रू बाहर आएंगे। तो जब ये पोर्स के थ्रू बाहर आते हैं और साइटोप्लाज्म में मर्ज हो जाते हैं तो उन राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? उन राइबोसोम को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर राइबोसोम है और ये साइटोप्लाज्म है तो इन राइबोसोम को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट अगर यही राइबोसोम जो इसके पास अटैचमेंट शो करते हैं एक ऑर्गेनेली, दैट इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर राइबोसोम कनेक्टेड हो जाए, जैसे यहाँ पर एक पोर है और ये पोर के थ्रू ये राइबोसोम बाहर निकले हैं और यहाँ पर अटैचमेंट शो कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अटैचमेंट शो कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ देखिए कि ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। ER के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहलाता है जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके अटैच हो जाए, उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम है तो ऑब्वियस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? किस चीज़ का सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैचमेंट नहीं शो करे, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर एक भी राइबोसोम प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फिर प्रोटीन बना सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लिपिड्स को, जो आपके बॉडी में फैट बनाने में हेल्प कर रहा है, जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, इससे कनेक्टेड एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नोन एज गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडी। अब मैं इसके नाम लिख देती हूँ। इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडी या फिर इसे कहा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आप स्कूल के एग्ज़ाम जब भी हो तो आप ये 2-3 नाम मेंशन कर सकते हो, मार्क्स मिलने में बहुत ज़्यादा इजी होगा।
नेक्स्ट जब बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, अब क्या आ गया है, प्रोटीन एंड लिपिड्स आ गए हैं। अब ये प्रोटीन एंड लिपिड्स किसके पास जाएंगे, गोल्गी अपैरेटस के पास जाएंगे। और गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, ये गोल्गी अपैरेटस फंक्शन परफॉर्म करता है पैकेजिंग का, पैकेजिंग प्लस सॉर्टिंग। अब इसका क्या मतलब है, जितने भी प्रोटीन एंड लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने हैं, सारे के सारे प्रोटीन एंड लिपिड्स किसके पास जाएंगे, गोल्गी के पास जाएंगे। और गोल्गी उस प्रोटीन और लिपिड्स को पैक करेगा, उसको सेग्रीगेट करेगा। ये काम किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का होता है। गोल्गी अपैरेटस से होने के बाद अब ये चीज़ें पैक होने के बाद अब ये चीज़ें कहाँ जाएंगी और किसके थ्रू जाएंगी, तो वो चीज़ें जाती है छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज वेसिकल। अब ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, इनको बोला जाता है वेसिकल्स। अब यहाँ पर कहीं पर भी मुझे मेंशन करते हुए नहीं दिख रहा है, तो मैं ही यहाँ पर लिख देती हूँ। ये छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, सेम वेसिकल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि एनिमल सेल है। अब ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल फंक्शन कैसे परफॉर्म करते पता है आपको, कि संडे है और संडे को आप जो फूड डिलीवरी करते हो, तो आपके रेस्टोरेंट वाले आपका फूड रेडी कर देते हैं, तो क्या आप डायरेक्टली जाके वहीं पर खाना खाते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या होता है कि ये जो फूड डिलीवरी आपकी होने वाली है, ये कौन परफॉर्म करता है, एक जोमेटो डिलीवरी बॉय परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली जोमेटो डिलीवरी बॉय जो आपके लाइफ में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही फंक्शन वेसिकल परफॉर्म करते हैं। यानी कि ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स पैक हो चुके हैं, वो अब प्रोटीन एंड लिपिड्स हर एक ऑर्गेनेली तक पहुंचाना, सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है, वेसिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये वेसिकल आपको एनिमल सेल में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। वेसिकल होने के बाद यहाँ पर लाइसोसोम भी है। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम बनते कहाँ से है, ये जो गोल्गी बॉडी है, यही गोल्गी बॉडी लाइसोसोम भी बनाती है। अब लाइसोसोम का मतलब होता है कि ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स या ऐसे छोटे छोटे सेल के अंदर का पार्ट जो हर एक जो डैमेज पार्ट है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके बॉडी का, अगर आपके हाथ की एक उंगली ख़राब हो गई है, तो आप पूरे हाथ को काटोगे या फिर सिर्फ उस उंगली को काटोगे, ऑब्वियसली सिर्फ उतनी उंगली के उतने पोर्शन को ही आप रिमूव कर सकते हो अगर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई हो। तो सेम लाइसोसोम भी वर्क करता है। जैसे ये अगर कोई एक सेल के अंदर का कोई एक पार्ट है जो डैमेज हो गया, इतना पार्ट ये डैमेज हो गया है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम उस पार्ट के पास जाएगा, उस पार्ट को इनगल्फ कर लेगा, उस पार्ट को खा लेगा। तो इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के बाद हम देखते हैं कि इसके पास बहुत सारी अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। जैसे मेजर ऑर्गेनेलीज तो हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में एक और डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, ये परफॉर्म हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम पेरोक्सिसोम। तो ये जो पेरोक्सिसोम है, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। और बहुत सारे बहुत सारे फंक्शंस है पेरोक्सिसोम के, बट अभी स्पेसिफिकली डिटॉक्सिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया तो वेल नोन है, सबको एक ही स्टेटमेंट रटाया होता है, दैट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में एज ए पावर हाउस जैसा वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ये रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल को शेप प्रोवाइड करने में वर्क करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये आपको यूनिक लग रहा होगा, पर जब मैं आपको डिटेल में सेल वॉल के बारे में बताऊंगी, तो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा बहुत मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक और सेल है, यहाँ पर एक और सेल है, और ये एक सेल है। इन दोनों के बीच में अगर कोई एक चीज़ यहाँ से वहाँ जाने की होगी, तो वो कैसे जाएगी, कैसे ट्रैवल करेगी। इस चीज़ को ट्रैवल करने के लिए दो लेयर के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है, एक होल प्रेजेंट होता है, एक टनल प्रेजेंट होता है। ये टनल को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज़ अ टनल, ठीक है।
ये टनल है किस चीज़ के लिए, एक सेल से दूसरी सेल के टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करने के लिए एक टनल बनाते हैं, वो टनल को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट बात करते हैं अब न्यूक्लियोलस की। तो मैंने अभी बताया न्यूक्लियस क्या है, हेड ऑफ द सेल है, तो हेड ऑफ द सेल के अंदर भी एक छोटा पार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। और कोई पार्ट है जो आपको लगता है कि यहाँ से छूट गया है या फिर यहाँ से स्किप हो गया है? ओके, सो देयर इज़ वन मोर पार्ट, दैट इज़ सेंट्रियोल। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन, सी से सेंट्रियोल एंड सी से सेल डिवीजन। पेरोक्सिसोम अभी मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लाइसोसोम भी मैंने अभी बताया सुसाइडल बैक ऑफ द सेल है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस जनरेट कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर एम्बेडेड है सारी की सारी ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस जो है ये है आपका हेड ऑफ द सेल, मैनेजर ऑफ द सेल। न्यूक्लियोलस उसके अंदर का पार्ट है। न्यूक्लियर एनवलप मतलब सेल जिस एनवलप में घिरी हुई है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनवलप, जो आउटर एंड इनर दो लेयर से बना होता है। कि ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की ये लेयर होगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लिपिड सिंथेसिस का प्लस डिटॉक्सिफिकेशन का भी, डिटॉक्सिफिकेशन का भी। अब दो चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन परफॉर्म कर रही है, एक पेरोक्सिसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसे क्या, ये मैं बताऊंगी आपको जब पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज पढ़ाऊंगी। और ओके, ये जो माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई जो है जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है, तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है? ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि आपके जितना भी सेल है उसका सरफेस इंक्रीज़ करना, एब्जॉर्प्शनल सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। सरफेस को इंक्रीज़ करने का काम किसके पास है? माइक्रोविलाई के पास। आई होप सो कि आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लांट सेल, एनिमल सेल सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर मुझे एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल के पास कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास एक वेसिकल या फिर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? ये वैक्यूल अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद अब इतना सारा ग्लूकोज बनेगा, उतने सारे ग्लूकोज को स्टोर करना है तो स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? सॉरी, प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये वैक्यूल प्लांट में 92% तक प्रेजेंट होता है, 92% तक, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल सेल में प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, या फिर होगा तो भी बहुत माइन्यूट से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। एनिमल सेल हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं और प्लांट जो है वो प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए इनको फूड बनाना और फूड को स्टोर करना भी ज़रूरी है, हमें फूड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो। ये बेसिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो, और अगर कोई चीज़ मिस आउट हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।